नमस्कार साथियों, हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 2 के पार्ट 4 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूँ। इस सीरीज़ में मैं केस हार्डनिंग प्रोसेसेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। अब तक मैंने कार्बोनाइजिंग में 2 प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, सॉलिड और लिक्विड, और अब ये जो तीसरा प्रोसेस है जो कि पार्ट 4 में मैं कवर कर रहा हूँ वो है गैस कार्बोनाइजिंग के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। क्या कंटेंट है। इससे पहले देखिए, मैं हीट ट्रीटमेंट सीरीज 1 इसमें मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 से पार्ट 5, जिसमें कि आयरन कार्बाइड डायग्राम, टीटीटी कर्व्स, सीसीटी कर्व्स, माइक्रोस्ट्रक्चर्स, देन बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, और पार्ट 6 to 8 में था कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, जैसे कि हार्डनबिलिटी, क्वेंचिंग एंड इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स। ये सारे मैंने हीट ट्रीटमेंट सीरीज 1 में मैंने कवर किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने अवश्य देखा हो इसको। यदि आपने नहीं देखा इस सीरीज़ को तो इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हीट ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी बेसिक जानकारी दी गई है। अब ये हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 2 भी मैं 3 पार्ट रिलीज़ कर चुका हूँ। पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी था, दूसरा पार्ट कार्बोनाइजिंग का था जिसमें कि मैंने सॉलिड या पैक कार्बोनाइजिंग के ऊपर बताया था। पार्ट 3 जो था वो था लिक्विड कार्बोनाइजिंग के ऊपर, और अब ये जो पार्ट 4 है वो है गैस कार्बोनाइजिंग। तो देखिए इसमें क्या कवर कर रहा हूँ मैं। कवरेज, पहली चीज़ तो इनपुट स्टील, ये मैं यहीं आपको क्लियर कर दूं कि जनरली ये माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन अलॉय स्टील, इन सब में ये यूज़ किया जाता है। और क्या क्या स्टील हम यूज़ कर सकते हैं, यदि उसको आपने डिटेल में देखना है तो इंडियन स्टैंडर्ड 4432 ये स्पेसिफिकेशन फॉर केस हार्डनिंग स्टील है। इसमें सारे उस स्टील के बारे में दिया हुआ है जिनको कि आप केस हार्डनिंग कर सकते हैं। तो यदि आपने डिटेल देखना हो कि और क्या क्या स्टील्स हैं तो आप इस स्टैंडर्ड को रेफ़र कर सकते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है। उसके बाद मैं कवर करूँगा गैस कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के ऊपर, फिर उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में जो है एप्लीकेशन ऑफ दिस गैस कार्बोनाइजिंग मेथड। ओके, तो प्रोसेस, पहले ये बताएं कि गैस कार्बोनाइजिंग होता क्या है। सो गैस कार्बोनाइजिंग इज वन ऑफ द पॉपुलर केस हार्डनिंग प्रोसेस वेयर इन द पार्ट इज एक्सपोज टू कार्बन रिच गैसियस एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस हार्ड सरफेस और केस। मतलब कि ये एक ऐसा पॉपुलर केस हार्डनिंग प्रोसेस है, जितने भी केस हार्डनिंग या कार्बोनाइजिंग के प्रोसेस है उसमें ये सबसे पॉपुलर है, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ जाता है। और इसमें किसी भी पार्ट को जिसको कि कार्बोनाइज करना उसको एक्सपोज करते हैं किसमें, गैसियस एटमॉस्फेयर में, और इससे आपको सरफेस के ऊपर आपको हार्ड सरफेस मिलता है। केस जो है उसकी हार्ड होती है, केस उसका सॉफ्ट होता है। तो चूँकि इसमें हम गैस का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए हम इसे गैस कार्बोनाइजिंग कहते हैं। इसमें मैंने 2 इक्विपमेंट दिखाए हुए हैं, एक ये पिट टाइप गैस कार्बोनाइजिंग फर्नेस है और दूसरा है कंटिन्यूअस फर्नेस। ज़्यादातर इन 2 फर्नेसेस का इस्तेमाल किया जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस पिट टाइप फर्नेसेस काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। जो पिट टाइप फर्नेसेस हैं उनमें जो फिक्चर्स जो यूज़ करते हैं, ये मैंने अलग अलग टाइप के फिक्चर दिखाए हैं। ये देखिए इसमें अलग अलग ट्रेस होती है, और ये जो इसमें जो जालियाँ बनी हुई है इसके भीतर कंपोनेंट लटका दिया जाता है। ये इसका बेस स्पाइडर है, जिसके ऊपर जैसे ये देखिए बेस स्पाइडर नीचे है, इसके ऊपर स्टैंड लगा, यहाँ से पार्ट अलग अलग ट्रे में रखे जाते हैं। ये इस तरह का भी है, ये हैंगिंग टाइप का ये भी है। ये कुछ स्टेशनरी है जो कि ट्रेस वगैरह में इसमें रखे जाते हैं, ये ट्रेस हैं, ये भी एक ट्रे है। तो इस तरह करके अलग अलग साइज के हिसाब से, अलग अलग शेप के हिसाब से फिक्चर्स तैयार किए जाते हैं, जो कि जनरली स्टेनलेस स्टील, हीट रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील के होते हैं, या तो ये फैब्रिकेटेड होते हैं या ये कास्ट होते हैं। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है गैस कार्बोनाइजिंग के केस में। तो ये फिक्चर्स हो गए। अब प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनाइजिंग मीडियम, हम क्या क्या गैस यूज़ करते हैं देखिए, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नेचुरल गैस, और इसके अलावा लिक्विफाइड
एल्कोहल होता है जिसको मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, इसको ड्रिप फीड प्रोसेस भी कहते हैं, और कई जगह पे इसको ड्रिप फीड फ्लूइड कहते हैं, जो कि बेसिकली मिथाइल एल्कोहल होता है CH3OH। तो ये ज़्यादातर या तो गैसियस एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट गैस यूज़ किया जाता है, या फिर आप लिक्विड फॉर्म में मिथाइल एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पर्पस दोनों का यही, सबका एक ही है कि फर्नेस के भीतर एक गैसियस एटमॉस्फेयर को जनरेट करना है, पर्टिकुलरली CO और CH4, क्योंकि आगे यही रिएक्ट करते हैं आयरन के सरफेस से, और कार्बन इसके माध्यम से बनता है, जो कि सरफेस के भीतर प्रोपोगेट करता है, डिफ्यूज़ करता है। तो ये सारे तो मीडियम के बारे में मैंने आपको बताया, गैसियस मीडियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले जो भी आपने जॉब करना हो, ये मैं पर्टिकुलरली पिट टाइप फर्नेस के ऊपर बता रहा हूँ, खास करके जहाँ पे कि लिक्विड यूज़ करते हैं ड्रिप फीड रेट के हिसाब से, जिसमें कि फ्लो रेट वगैरह सारा कंट्रोल होता है। गैस में भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन गैस में एक गैस जनरेटर होता है जो कि एंडोथर्मिक गैस जनरेट करता है, और उसमें फिर आप मीथेन मिला के एक उसको एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसमें कि कार्बन अच्छा खासा हो, कार्बन पोटेंशियल अच्छा खासा हो, और ये जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसोसिएट होके तब ये पार्ट के ऊपर जाता है और रिएक्ट करता है, और इसके भीतर कार्बन यहाँ से रिएक्ट करके भीतर उसके कंपोनेंट के भीतर जाता है। तो ये मैं आगे बताऊंगा रिएक्शंस में। तो अब मैं वापस चलता हूँ। प्री हीटिंग 750 पे करते हैं कंटेनर को, जिसमें भी आपने डाला वो फर्नेस को हीट करते हैं 750 तक। उसके बाद चार्ज को लोड करते हैं, वो अलग अलग मैंने आपको चार्जिंग वो दिखाया, लोडिंग फिक्चर्स वगैरह दिखाया, इसमें आप लोड करते हैं चार्ज को और उसको फर्नेस में डाल देते हैं। फिर इसको आप कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर तक हीट करते हैं। जनरली जो कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर 920 to 940 के बीच में रखा जाता है, और इसको हीट किया जाता है। तो फर्नेस पहले हीट होती है, उसके बाद इसके भीतर रखे हुए जो कंपोनेंट है वो हीट होते हैं, और तब तक हम हीट करते हैं जब तक कि ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर ना पहुंच जाए 920 940। इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वर्कलोड कितना है। और उसके बाद फिर हम उसको होल्ड करते हैं उस टेम्परेचर पे, और इस समय हम कार्बन पोटेंशियल जो कि ये गैसियस मीडियम के थ्रू या लिक्विड एल्कोहल के थ्रू जो मेंटेन करते हैं, वो हम करीब कार्बन पोटेंशियल 0.8 के आसपास मेंटेन करते हैं। ये कम से कम होना चाहिए, 0.8 से लेकर कई जगह पे 1% तक भी ले जाते हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप क्योंकि यदि 1% या उसके ऊपर आप गए तो कार्बाइड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, नेटवर्क कार्बाइड बन जाएगा, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो कोशिश कीजिए कि 0.8 या 0.85 के आसपास तक का कार्बन पोटेंशियल मेंटेन कीजिए, और उसको होल्ड कीजिए इससे कार्बन पोटेंशियल पे। इससे क्या होगा कि कार्बन जो है सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आप डिफ्यूजन साइकिल इसका होता है, वो भी टेम्परेचर सेम रखते हैं, कई जगह पे 10 डिग्री कम भी कर सकते हैं। और इस समय जो CP मेंटेन करते हैं वो 0.70 करते हैं। आप देखिए कार्बोनाइजिंग के टाइम पे 0.8, चूँकि आपको उस समय कार्बन का लेवल ही चाहिए होता है, और डिफ्यूजन के टाइम पे चूँकि ये जो सरफेस पे कार्बन डिपॉजिट हुआ ये डिफ्यूज होकर भीतर जाता है, तो यदि थोड़ा सा ये कम रखते हैं, ठीक है, 0.7 के आसपास, और ये भी सफिशिएंट टाइम देते हैं। ये टाइम चाहे होल्डिंग टाइम यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपकी केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट कम है तो ये थोड़ा कम होगा, ये भी कम होगा, लेकिन यदि आपकी केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम भी बढ़ जाएगा, दोनों टाइम बढ़ जाएगा। तो ये जब डिफ्यूजन साइकिल पूरा हो जाता है, इसके बाद हम इसको कूल करते हैं अप टू 840। ये क्वेंचिंग टेम्परेचर है, ये बेसिकली जो ऑयल का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं वो 840 पे करते हैं। तो यहाँ से इसको कूल करते हैं, और इसके ऊपर करीब 30 से 35 मिनट तक के आसपास सोकिंग रखते हैं इसका, ताकि ये यूनिफॉर्म हो जाए चारों तरफ। और ये जब हो गया, इसके बाद डायरेक्टली ये ऑयल क्वेंचिंग कर देते हैं। ऑयल क्वेंचिंग होने के बाद फिर इसको निकाल लिया जाता है। ऑयल क्वेंचिंग के दौरान हमें ध्यान रखना होता है कोई फायर हैजार्ड वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें तेल जलता है, तो इसके लिए प्रॉपर कवर वगैरह बनाना पड़ता है टैंक के ऊपर। और जैसे ही आपने चार्ज डाला उसके बाद आपने इसको कवर कर दिया, तो इससे आग लगने का खतरा कम हो जाता है। तो ये होने के बाद फिर आप इसको वॉश करते हैं, जेट स्प्रे के थ्रू करते हैं जनरली, ताकि अच्छी तरह से वॉश हो जाए। वॉश होने के बाद फिर आप इसको टेम्परिंग फर्नेस में डालते हैं, जिसमें हम जनरली टेम्परेचर 150 to 200 के बीच में, ज़्यादातर 170 180 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जो आपने हार्ड किया है ऑयल क्वेंचिंग के दौरान उसको टेम्पर करना ज़रूरी होता है। तो उसको करने के लिए आपने
टेम्परिंग करना जरूरत है 150 to 200 के बीच में। और ये होने के बाद इसमें भी टाइम डिपेंड करता है कि आपका क्वेंचिंग हार्डनेस कितनी आ रही है और आपको फाइनल हार्डनेस कंपोनेंट में कितनी चाहिए। उसको देखते हुए टेम्परिंग का टाइम भी थोड़ा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट टाइप का करना पड़ता है कि जो आपको हार्डनेस चाहिए फाइनल हार्डनेस, उसके लिए टेम्परिंग कितने टाइम तक करना है। कई बार प्रोसेस साइकिल को कम करने के लिए एक कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर और डिफ्यूजन का टेम्परेचर ये सारा बढ़ा दिया जाता है और तब उसको क्वेंच किया जाता है। लेकिन इससे कई बार इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर फर्क पड़ता है। आपका जो ट्रेस वगैरह जो यूज़ करते हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए कई बार ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो नुकसान होती है, तो इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये जब आपने वॉशिंग जेट कर लिया, इसके बाद आपने टेम्परिंग कर ली, उसके बाद टेम्परिंग जब हो गया पूरा तो आप सैंपल निकाल के चेक कर लेते हैं पहले बिफोर आप लें, और ये देख लें कि भाई हमारा पूरे लॉट में हार्डनेस क्या आ रही है, केस डेप्थ क्या आ रही है, माइक्रो स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। वो सैंपल इंस्पेक्शन करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। वो प्रोसेस का इंस्पेक्शन होता है, इन प्रोसेस कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं। तो वो हम चेक कर लेते हैं, यदि हमें ठीक मिलता है तो हम उसको चार्ज को अनलोड कर देते हैं। तो फ्रॉम लोडिंग ऑफ द चार्ज, ये प्री हीटिंग से लेके और आपका अनलोडिंग ऑफ द चार्ज जनरली जो टाइम लगता है 8 से 12 घंटा लगता है। लेकिन कई जगह पे टाइम को कम करने के लिए ये टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। उससे इक्विपमेंट की लाइफ कम हो जाती है। जो ब्रिक वगैरह होता है उसका फर्नेस का वो इस वीक पड़ जाता है। और उसके अलावा जो आपका क्वेंचिंग टैंक में जो ऑयल है वो, और उसके अलावा जो उसके जो और पार्ट्स वगैरह हैं आपके, ये जो स्टैंड वगैरह जो आप यूज़ करते हैं वो भी इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि बहुत हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजिंग मत कीजिए, ठीक है। ये एक सलाह है। अब इस दौरान जब आपकी कार्बोनाइजिंग हो रही होती है, क्या क्या मेजर रिएक्शंस होते हैं। तो गैसेज जो उस समय प्रेजेंट होते हैं फर्नेस के भीतर, ये ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर एंड CH4 मीथेन, ये गैसेज ज़्यादातर फर्नेस के भीतर रहते हैं। और यही गैसेज जो हैं जब आप अलग अलग टाइम पे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो ये रिएक्शन दिखाया मैंने। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड से इससे, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। और ये 2CO, ये जो 2CO एटमॉस्फेयर में है, ये 2CO जब आगे, ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों साइड से रिएक्शन होता है। ये जब टूटता है कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर पे तो ये कार्बन बनाता है जो कि पेनिट्रेट करता है आयरन के भीतर, और ये CO2 बनता है। इसी तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कार्बन बना, ये आयरन के ऊपर डिपॉजिट हुआ और ये वाटर बन गया यहाँ पे। और उसके अलावा दूसरा CO के अलावा जो दूसरा है वो है आपका CH4। पहला रिएक्शन इसका CO2 से बना, ये 2CO बनाया और 2H2 बनाया। अब यही 2CO फिर यहाँ जाके रिएक्ट करेगा और यहाँ रिएक्ट करेगा और टूटेगा और ये कार्बन डिपॉजिट यहाँ करेगा। और CH4 का जो दूसरा रिएक्शन है वो वाटर के साथ है। देखिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और 3H2 ये बन गया। और लास्ट जो CH4 का रिएक्शन है जिसमें कि कार्बन जो है आयरन के ऊपर डिपॉजिट होता है और हाइड्रोजन बनता है। तो ये सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल भी है, साथ साथ चलते हैं। बेसिक पर्पज़ है कि इनकी रिएक्शन से कार्बन जो है वो सरफेस पे डिपॉजिट होता है, और डिफ्यूजन साइकिल जब आप यूज़ करते हैं तो कार्बन जो है वो उसके भीतर, पार्ट्स के भीतर डिफ्यूज़ कर जाता है। जनरली जो केस डेप्थ मेंटेन करते हैं इसमें 0.5 से लेकर 3 मिलीमीटर तक करते हैं। एडवाइजेबल यही रहता है, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए बहुत आपको हाई टेम्परेचर जाना पड़ेगा, कार्बोनाइजिंग का भी और डिफ्यूजन का भी, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। ज़्यादातर 0.5 या मेजॉरिटी ऑफ द केस अप टू 2 मिलीमीटर तक का किया जाता है। गियर और साफ्ट के वगैरह के केस में हार्डनेस 58 to 62 पर्टिकुलरली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका केस डेप्थ जो है 0.5 से लेकर 2 मिलीमीटर तक रहता है। तो ये एक जनरल अचीवमेंट है जब आप केस कार्बोनाइजिंग करते हैं, खास करके गैस कार्बोनाइजिंग, तो उसमें केस डेप्थ ये अचीव करता है, ठीक है। तो जहाँ तक इस प्रोसेस का सवाल है, इन 2 स्लाइड्स में मैंने आपको बेसिक टोटल प्रोसेस के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं। स्टेप्स इन गैस कार्बोनाइजिंग। अब मैं सिलसिलेवार बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। वो तो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया था, ये मैंने स्टेप लिखा है
कि हीटिंग टू 700 to 800 सेंटीग्रेड इन न्यूट्रल एटमॉस्फेयर, जब शुरू में आप हीट करते हैं तो न्यूट्रल एटमॉस्फेयर होता है। उसके बाद आप कार्बोनाइजिंग मीडियम, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड अल्कोहल हो, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको हीट करते हैं कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर पे, जहाँ पे कि गैस डिसोसिएट हो जाता है, लिक्विड डिसोसिएट हो जाता है और जनरली CO और CH4 बनता है, जो कि बाद में रिएक्ट करता है। इसके बाद होल्डिंग करते हैं कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर पे डिपेंडिंग अपॉन केस डेप्थ एट प्री डिपेंडेंट फ्लो रेट और कार्बन पोटेंशियल। जो आपको कार्बन पोटेंशियल है और जो आपका फ्लो रेट, जिस हिसाब से गैसें जाएंगी या लिक्विड जाएगा, तो उस हिसाब से जो आपको केस डेप्थ चाहिए उस हिसाब से आप मेंटेन करते हैं। और उसके बाद डिफ्यूजन साइकिल देते हैं एट कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर पे ही देते हैं। कई जगह पे 10 डिग्री कम भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर पे किया जाए फॉर प्री डिटर्मिन टाइम विद अगेन इसमें थोड़ा सा हम फीड रेट भी रिड्यूस कर देते हैं और कार्बन पोटेंशियल, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया 0.8 की जगह पे 0.7 यूज़ करते हैं। ये इसीलिए करते हैं ताकि कोई डीकार्ब वगैरह ना हो जाए, कार्बन का जो प्रेशर है वो बराबर बना रहे और कार्बन प्रॉपरली डिपॉजिट हो और डिफ्यूज़ हो। अदरवाइज यदि ये नहीं करेंगे आप तो डीकार्ब वगैरह के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कूलिंग फ्रॉम कार्बोनाइजिंग टेम्परेचर टू क्वेंचिंग टेम्परेचर ये ले आते हैं, जो मैंने 840 बताया। और यहाँ पे आप होल्डिंग करते हैं क्वेंचिंग टेम्परेचर पर फॉर स्टेबलाइजेशन, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए और उसके बाद उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं CP, और ये रिड्यूस करके फिर आप इसको होल्ड कीजिए और उसके बाद आप इसको क्वेंच कीजिए ताकि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ मिले। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग का बाय डिपिंग या जेट स्प्रे के थ्रू। और 9th स्टेप है टेम्परिंग बिटवीन 150 to 200 फॉर 2 आवर्स, 1.5 घंटे से 2 घंटे के भीतर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको फाइनल केस हार्डनेस क्या चाहिए। ठीक है, और लास्ट में जो है अनलोडिंग करते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं और डिस्पैच करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिलसिलेवार, मैंने आपको बताया कैसे प्रोसेस है इसका। अब देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी इन गैस कार्बोनाइजिंग, क्या क्या फैक्टर है जो कि गैस कार्बोनाइजिंग को इफेक्ट करते हैं। पहली चीज़ ये एज ए प्रिकॉशन भी कह सकते हैं, सरफेस कंडीशन ऑफ द कंपोनेंट, ये बहुत ज़रूरी है। सरफेस ज़्यादातर ऑयल, डर्ट, पेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। जब आप फर्नेस में डालें तो बहुत क्लीन सरफेस होना चाहिए। करेक्टनेस ऑफ द टेम्परेचर एट डिफरेंट स्टेजेस, जो भी मैंने आपको टेम्परेचर बताया अलग अलग स्टेजेस पे, वो करेक्ट होने चाहिए, जिसके लिए आपको पैनल होते हैं और आप थर्मोकपल वगैरह के थ्रू इसको आप मेंटेन करते हैं। इंश्योरिंग स्टेब्लिश फीड रेट, जो फीड रेट चाहिए वो आपको प्रॉपर होना चाहिए। और कार्बन पोटेंशियल एट वेरियस स्टेजेस जो हमने डिफाइन किया कि 0.8 और 0.7 हो, वो उतना मेंटेन करना पड़ेगा। होल्डिंग और सोकिंग टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए। ट्रांसफ़र टाइम एट द टाइम ऑफ क्वेंचिंग, जो फर्नेस से आप ट्रांसफ़र करते हैं क्वेंचिंग में, वो जितना कम से कम हो उतना अच्छा रहता है, तो ये टाइम भी कम होना चाहिए। क्वेंचिंग कंडीशन, ऑयल का टेम्परेचर, उसका एजिटेशन, वॉल्यूम, ये सारे ठीक होने चाहिए। प्रॉपर वॉशिंग एंड शॉर्ट ब्लास्टिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक्यूरेसी ऑफ मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपके, चाहे वो टेम्परेचर का है, चाहे प्रेशर का है, चाहे CP का है, चाहे वो फ्लो रेट का है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं उनकी एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। इसीलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद अपकीप ऑफ द फर्नेस, जैसे लीकेज और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये सारे एक तरह से फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं और एक तरह से ये प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज एक्यूरेट केस कंट्रोल, जो केस बनता है उसमें उसका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। मतलब जैसे आप 0.5 to 0.8 चाहते हैं तो उसके भीतर ये कंट्रोल हो जाता है, यूनिफॉर्म रहता है करीब करीब। तो यूनिफॉर्म केस डेप्थ कैन बी अचीव, ये भी अचीव कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन, जनरली ये गैस कार्बोनाइजिंग जनरली मास प्रोडक्शन में यूज होता है कंपेयर टू आपका सॉलिड कार्बोनाइजिंग या इवन लिक्विड कार्बोनाइजिंग। उसके मुकाबले यदि ये देखिए तो ये मास प्रोडक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपकी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। टाइम ज़रूर लेता है ये, लेकिन प्रोडक्शन क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद इंक्रीज वियर एंड करोजन रेजिस्टेंस, ये है ये जो इस प्रोसेस का फीचर है बेसिकली, कि आपका वियर रेजिस्टेंस और करोजन अच्छा मिलेगा आपको। इसके अलावा वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स, कई तरह के, कई शेप के कंपोनेंट्स आप गैस कार्बोनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिक्चर्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग टाइप के, ताकि उन फिक्चर में उनको डाला जा सके।
सो दैट फिशर का यूज़ इसीलिए होता है कि यूनिफॉर्मिटी होती है टेम्परेचर में, चारों तरफ बराबर यूनिफॉर्म होता है। उसके लिए जो आपकी फर्नेसेस होती हैं, खास करके पिट टाइप फर्नेस, उनमें ऊपर से एक फैन लगा होता है, सर्कुलेशन फैन लगा होता है, जो कि चलता रहता है, और जिसकी वजह से जो गैसियस एटमॉस्फेयर बनता है वो चारों तरफ यूनिफॉर्म होता है, और यही वजह होती है कि आपको यूनिफॉर्म केस डेप्थ भी मिलती है। और लास्ट जो है कि इट कैन बी ऑटोमेटेड स्काडा सिस्टम। ये सिस्टम ऐसा है जिसमें कि आप साइकिल पूरा फिट कर दीजिए, चाहे वो हीटिंग का हो, चाहे वो कार्बराइजिंग का हो, चाहे वो डिफ्यूजन का हो, चाहे वो क्वेंचिंग का हो, ये सारा यदि सिस्टम में आप फीड कर देते हैं तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक बेसिस पे काम करता है। सिर्फ आपको कैबिन में रहना है और कंट्रोल करना है। और आजकल तो ज़्यादातर ये चीज़ें स्काडा सिस्टम पे ही चल रही हैं, और सारा कंट्रोल रहता है। इससे बहुत बढ़िया कंट्रोल भी रहता है, बजाय मैनुअल कंट्रोल करके। यदि ये ऑटोमेटिक सिस्टम आप लगाते हैं तो आपको कंट्रोल और प्रॉपर्टीज़ बेहतर मिलेगी। डिसएडवांटेज इसका क्या है? इट रिड्यूसेस द डक्टिलिटी ऑफ द पार्ट, रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई कार्बन कंटेंट एट द सरफेस होता है। इंक्रीज मशीनिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ हाई सरफेस हार्डनेस। हाई सरफेस हार्डनेस की वजह से आपको टूल कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस का हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनकेस यदि करना पड़ जाए तो फिर आपको इसका कॉस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, फर्नेस हो गया, क्वेंचिंग सिस्टम हो गया, इनके मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह काफ़ी हाई होते हैं। टाइम टू टाइम इनका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ फायर हजार्ड्स ड्यूरिंग ऑयल क्वेंचिंग, ये मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, कई बार फायर हजार्ड्स लग जाते हैं। कई बार सॉफ्ट फ्लोर में देखा गया है कि जैसे ही आपने क्वेंचिंग किया, आग लगी और काफ़ी ज़्यादा फैल गई। तो उसका प्रिवेंटिव मेजर यही है कि भैया उसके ऊपर आप, टैंक के ऊपर आप कवर जरूर बनाइए, और जैसे ही आपका हो जाए, स्लाइडिंग कवर्स होते हैं, आप क्वेंच कीजिए, उसके बाद आप उसको स्लाइड कर दिए ताकि वो कवर हो जाए। जैसे ये कवर होगा, चूँकि उनको ऊपर से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, इसीलिए फायर आगे बढ़ाएगा नहीं, और धीरे धीरे वो आग बुझ जाएगी। तो ऑयल क्वेंचिंग में ये सारी चीज़ें एक पॉसिबिलिटी होती है कि फायर हजार्ड्स हो। तो ये इसके बेसिकली डिसएडवांटेज है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, कि इसमें यदि आपको यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी चाहिए है तो एक फैक्टर ऑयल क्वेंचिंग का भी होता है, जिसमें कि खास करके क्वेंचिंग ऑयल, पहली बात उसका लेवल, और उसके बाद उसका एजिटेशन, चारों तरफ से एजिटेशन है कि नहीं, वन साइडेड तो नहीं है, ऑल साइड से एजिटेशन होना चाहिए। और जो उसका ऑयल सर्कुलेशन का जो सिस्टम होता है, जैसे कि गर्म ऑयल तो बाहर निकल जाए और ऊपर से ऑयल सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे, ताकि ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसे आग लगने का कोई खतरा ना रहे। तो इस पूरे सिस्टम में ऑयल क्वेंचिंग अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छी क्वालिटी अचीव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई, उनको आपको कंट्रोल करना ही है, लेकिन खास करके क्वेंचिंग के टाइम पे डिलेड क्वेंच नहीं होना चाहिए। आपने निकाला और ट्रांसफ़र करने के टाइम में काफ़ी टाइम लग गया, क्रेन अटक गई बीच में, फिर भी आपने क्वेंच कर दिया, तो ये डिले क्वेंचिंग होती है। इसकी वजह से आपको सरफेस हार्डनेस नहीं मिलेगी, स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और आपको जो प्रॉपर्टीज चाहिए सरफेस की वो आपको नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है गैस कार्बेजिंग के दौरान, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये देखिए। एप्लीकेशंस यूज फॉर ऑटोमोटिव पार्ट्स के करीब करीब मैंने हर तरह के पार्ट्स देखे हैं, चाहे वो गियर हो, सैफ्ट हो, पिन हो, कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह के ब्रैकेट्स वगैरह भी होते हैं जो कि कार्बराइज होते हैं। तो ये सारे, चाहे स्मॉल टू बिग कोई भी साइज हो, इसको आप गैस कार्बेजिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। इवन केस डेप्थ भी 0.5 से लेकर 2 मिलीमीटर तक की यदि रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कर सकते हैं। बेयरिंग वगैरह के लिए, बॉल बेयरिंग खास करके, या जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उसके लिए बहुत सुटेबल होता है। जैसे क्राउन व्हील पिनियन वगैरह भी है, मैंने दिखाया आपको, ये भी है। एप्लीकेबल फॉर एरोस्पेस इंडस्ट्री, स्प्रिंग्स वगैरह के केस में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हाई स्ट्रेस मशीनरी पार्ट्स, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनके ऊपर जो हाईली स्ट्रेस पार्ट्स होते हैं वो भी कई बार केस कार्बराइज किए जाते हैं। और लास्ट जो है, इट इम्प्रूव्स वियर रेजिस्टेंस, करोजन रेजिस्टेंस, फटीग एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द पार्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है, वियर, करोजन, फटीग और इम्पैक्ट, ये सारी इम्प्रूव करती हैं। तो ये सारी जो इसके एप्लीकेशंस हैं ये मैंने आपको इस स्लाइड में बताया, और इसके अलावा भी कई भी एप्लीकेशंस हैं, ये तो लिमिटेड है जो। तो ये सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको इस स्लाइड में बताए। तो जहाँ तक इस
गैस कार्बाइडिंग का सवाल है, खास करके जो मैंने आपको बताया, काफ़ी कुछ कवर मैंने किया है। मैंने स्टार्टिंग से लिया था कि इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ किया जा सकते हैं, दो टाइप के इक्विपमेंट मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैंने ये दिखाया कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है उसका। पर्टिकुलरली मैंने आपको जो ड्रिप फीड रेट का जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बताया, स्टेप वाइज बताया मैंने क्या क्या चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। क्वालिटी यदि आपको अच्छी नहीं मिलती है तो उसके लिए क्या क्या इफ़ेक्ट की जाती है चीज़ें, जैसे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं बेसिकली, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बेसिक रिएक्शंस जो होते हैं जिसकी वजह से कार्बन सरफेस पे आता है और डिफ्यूजन के थ्रू ये पार्ट के भीतर चला जाता है, वो मैंने आपको बताया। और इसके बाद मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया, और लास्ट में मैंने आपको एप्लीकेशन बताया। तो कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन? उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अवश्य पसंद करेंगे, आपको इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये प्रोग्राम यही समाप्त करता हूँ। अब अगला जो प्रोग्राम है दैट इज़ पार्ट 5, वो आपका नाइट्राइटिंग के ऊपर है। तो इसके बाद मैं नाइट्राइटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।